अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का पारा तेजी से ऊपर जा रहा है और मुल्क की मईशत उससे ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। एक तरफ मेरे कप्तान के शोला बयां तर्जुमान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने सियासी खेल को गरमा दिया, तो दूसरी तरफ डॉलर की कीमत ने कल की तारीख में माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक ही दिन में 28.5 रुपए महंगा हो गया। पहले कहा जाता था कि डॉलर डार से डरता है, लेकिन जब मैच पड़ा तो हमने देखा कि मईशत के अखाड़े में डॉलर ने डार को नॉकआउट कर दिया है। इसहाक डार ने आज डॉलर के सामने अपनी शिकस्त का एतराफ कुछ यूं किया। मेरा ईमान है, पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। नाज़रीन, मेरे छोटे कायद के वजीर खजाना ने अपनी नाकामी को मजहबी टच देते हुए मुल्क की मुआशी तरक्की की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर डाल दी और खुद बरिउज़िम्मा हो गए। डॉलर की कीमत 260 से ज्यादा हो चुकी है। इससे पहले इसहाक डार डॉलर की कीमत के बारे में कैसे कैसे बुलंदबांग दावे किया करते थे, सुनिए जरा। नाज़रीन, आज की तल्ख हकीकत यह है कि वफाकी हुकूमत मईशत के मैदान में पिट चुकी है। महंगाई आसमान को छू रही है और अवाम को मेरे कप्तान का दौर सस्ता नजर आना शुरू हो गया है। मुल्क की मईशत पर बात करते हुए मेरे कप्तान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दौरे हुकूमत का मौजूदा हुकूमत से मुआवजा पेश किया। मेरे कप्तान ने बताया कि इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 3.6 अरब डॉलर हैं, जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त 16.4 अरब डॉलर थे। ये भी हकीकत है कि गुज़िश्ता 9 माह में रुपया डॉलर के मुकाबले में 75 रुपए सस्ता हो चुका है। महंगाई की शरह जो मेरे कप्तान के दौर में 12% थी, अब तकरीबन 3 गुना होकर 35% हो चुकी है। महंगाई का एक नया तूफान आने को है और इसहाक डार हार माने बैठे हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में जहां मईशत के एदाद व शुमार पेश किए, वहीं उन्होंने एक नया इंकशाफ भी किया कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने मेरे कप्तान को कत्ल करने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए हैं। मेरे कप्तान ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। 4 लोग थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं। नाज़रीन, ये वो इल्जाम है जिसकी हुकूमत की तरफ से तफदीद और इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे कप्तान के इल्जामात और मुल्क की मईशत की तबाही पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, इसहाक डार कहा करते थे कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से नीचे है। अब डॉलर 250 रुपए में भी नहीं मिल रहा। क्या ये उनकी मुकम्मल नाकामी नहीं है? सवाल नंबर 2, इसहाक डार ने मजहबी टच देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह की जिम्मे है। अगर ये काम अल्लाह के जिम्मे है तो डार साहब आपकी जिम्मेदारी क्या है? सवाल नंबर 3, क्या वफाकी हुकूमत ये तस्लीम करेगी कि उनका डॉलर डार से डरता है वाला नारा गलत साबित हो चुका है? सवाल नंबर 4, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों पर जो तनकीद की है, क्या वो तनकीद दुरुस्त है और क्या मिफ्ता इस्माइल को हटाने का फैसला गलत था? सवाल नंबर 5, मुल्क में महंगाई उरूज पर है और अशियाए सर्फ की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अवाम की क़ुव्वत खरीद रोज बरोज कम होती जा रही है और हुकूमत सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां करने में मसरूफ है। हुकूमत की तवज्जो अवाम को रिलीफ देने की तरफ कब होगी? सवाल नंबर 6, इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। इन सब नशिस्तों पर मेरे कप्तान ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। क्या हमारी मईशत इस इलेक्शन पर होने वाले अखराजात बर्दाश्त कर पाएगी? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान ने आसिफ जरदारी पर संगीन इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को मेरे कप्तान के कत्ल के लिए रकम अदा कर दी है। क्या मेरे कप्तान इस इल्जाम का सबूत पेश करेंगे? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान ने आसिफ जरदारी पर जो इल्जाम लगाया है, क्या हुकूमत इस इल्जाम की इंक्वायरी कराएगी? इन तमाम सवाल के जवाब ढूंढने के मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से आज मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार गरीदा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया शो में हमारे शिरकत करने के लिए। शाह साहब, बड़ा संगीन इल्जाम आज इमरान खान साहब की जानिब से लगाया गया है आपके पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कि जनाब उन्होंने कत्ल का प्लान बनाया हुआ है इमरान खान साहब का।
आप क्या कहेंगे सर इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। नासिर हुसैन शाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी शाह साहब, आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल सुना या मैं दोहराऊं सर? नहीं सर, मैंने सुन लिया सर। और मैं उसके लिए अर्ज करना चाह रहा था कि जब से खान साहब वजारत उज़्मा के ओहदे से उतारे गए हैं, फर्स्ट टाइम आईनी तौर पर जिस तरह बेइज्जत करके इनको निकाला गया है, उसके बाद से खान साहब जो हैं वो बौखलाए भी हुए हैं, बावले भी हुए हैं। और इस तरह के इल्जामात कोई पहली बात नहीं है, हमेशा लगाते रहते हैं। और अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है, इनको खुद किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जिससे नफ्सियाती ये अपना इलाज कराएं। और मैं सख्त अल्फाज तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आसिफ अली जरदारी शेरों का शिकारी है। अब मैं क्या अल्फाज कहूं आगे से कि इस तरह के लोगों का नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं अर्ज करूं कि इनका ये बात हकीकत है कि सियासी तौर पर इनका जो है वो कह लें, उसको मर्डर कह लें, जो भी कह लें, वो जरूर हुआ है कि सियासत अब इनकी खत्म होने वाली है, जिसमें इनका अपना हाथ भी है। और फिर जाहिर है जो दीगर लोग हैं जो सियासी बसीरत जानते हैं, उनकी वजह से भी अब खान साहब को याद इसी तरह रखा जा सकता है कि इमरान खान एक कामयाब क्रिकेटर और नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान की सियासी तारीख में। शाह साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, नहीं रहा मुझे आई वांट टू कम बैक टू दीज एलिगेशंस। ये जो इन्होंने कहा है, अगर एक शख्स के ऊपर कातिलाना हमला हो और वो ये कहें कि जी मैं तो पहले ये कहता था कि मेरे ऊपर कातिलाना हमला होगा, और उसके बाद हो भी जाए, और उसके बाद वो एक सेकंड सीरीज के बारे में बात करें कि जनाब एक प्लान सी भी तैयार है, और इस मर्तबा वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं जी आसिफ अली जरदारी साहब हैं और इसके अलावा और 4 लोग हैं, मैंने उनकी वीडियो बना दी है, उनके इल्जामात सही हैं या गलत, लेकिन उनको सीरियसली तो फिर भी लेना पड़ेगा ना सर, क्योंकि एक वाकया ऑलरेडी हो चुका है। तो आप अगर इसकी कोई इंक्वायरी हो तो आपको मंजूर है इस सारे मामले की, इल्जामात की इंक्वायरी होनी चाहिए? बल्कि हम आपके तवज्जुह से भी और वैसे भी कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए खान साहब के इन इल्जामात की। और बल्कि लीगल जो हमारी टीम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इस तरह की बातों को दरगुजर करते हैं और इनको इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि खान साहब को इसके लिए नोटिस जाना चाहिए और बाकायदगी से ये बात क्लियर हो कि इस तरह की बातें करके वो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, और जो बहुत ही गलत है। और खान साहब की पूरी सियासत जो है वो इंतशार पर मुबनी है। आपने देख लिया कि पीटीआई की सियासी इस तरह की नाबालिगी की वजह से आज हमारा नौजवान जो है, जो हमारी यूथ है, वो किस तरफ जा रही है। और ये जो एक तरह का नई चीज इन्होंने पैदा कर दी, इसमें वो रवादारी, वो जो एक दूसरे का लिहाज रखा जाता था, वो कहीं नजर नहीं आता। ठीक। तो खान साहब ने जहां इस 4 साला उनका दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क किया, इसी तरह लोगों की जो जहनी इखलाकियात को भी बहुत पस्ती की तरफ धकेल दिया। तो शाह साहब आप ये सजेस्ट करेंगे जरदारी साहब को कि इमरान खान साहब को हत्या इज्जत का नोटिस जो है वो भेजा जाए? जी बिल्कुल, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा और हमने रिक्वेस्ट की भी है कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। ये हमेशा इस तरह की खान साहब क्या मैं कहूँ कि और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब सर इसके ऊपर मतलब गौर कर रहे हैं? ये जो आपकी तजवीज है इसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है? जी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इस तरह की बकवास, इस तरह की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि सर अब प्लीज इजाजत दी जाए कि जो हमारे लीगल हमारी वो पूरी जो एक टीम कि उसके थ्रू इनको नोटिस दिया। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपका। नासिर तू आपने सुनी गरीदा फारूकी साहब, ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। ये वैसे एक दूसरे के ऊपर सियासतदान करप्शन वगैरह के इल्जाम तो लगाते रहते हैं, बट एक्चुअली ये कहना कि एक दूसरा सियासतदान, एक पार्टी का सरबराह, वो मेरे कत्ल का प्लान बना रहा है और इन्होंने प्लान सी एक तैयार किया हुआ है, बड़ी सीरियस एलिगेशंस है। ये क्या इसके आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं? जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत संजीदा इल्जाम है। इमरान खान साहब ना सिर्फ एक बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं।
से इस किस्म का इल्जाम आना, मेरी तरफ से मंसूर खान साहब इसके दो पहलू होंगे। पहला तो ये कि इस इल्जाम की हुकूमत को तहकीकात करवानी चाहिए, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी दोनों शामिल हैं। इमरान खान साहब से राब्ता करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, और इस इंफॉर्मेशन का पूरा जो है एक ट्रेस जो है वो ट्रैक आउट करना चाहिए, और उसके जरिए इस इल्जाम की संजीदा तरीन तहकीकात होनी चाहिए। इस इल्जाम को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। पीपल्स पार्टी, शाह साहब अभी फरमा रहे थे कि ठीक है, वो अपनी जमात की हद तक जो भी हद तक इज्जत देना चाहते हैं वो उनका राइट है, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले भी इस खदशे का इजहार किया था। वो एक जलसे में उन्होंने बताया था, पूरा प्लान बताया था कि मुझ पे हमला हो सकता है, और फिर उसी तरह वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, प्रॉपर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी उस तरह से। लेकिन अब ये मैं इल्जाम का सिर्फ एक पहलू बता रही हूँ, दूसरा पहलू मैं उसकी तरफ आऊंगी। तो खान साहब के इस इल्जाम की संजीदा तहकीकात हुकूमत को करवानी चाहिए, नून लीग, पीपल्स पार्टी को, और फौरी तौर पे खान साहब से राब्ता करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर तो ये सच हुआ, खुदा न खास्ता, तो फिर इसकी सारी तफ्तीश अवाम के सामने आनी चाहिए, और अगर झूठ है तो फिर इमरान खान साहब एक्सपोज होंगे, फिर पीपल्स पार्टी कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। ये तो इमरान खान साहब की तरफ का एक हवाला हो गया। जो दूसरा मेरा जो गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए ऐसी सियासी जमात कि जो अवाम के अंदर से उठी है, जिसने अपने 2 कायदीन की शहादत जो है वो दी है, जिसका खून इस धरती के अंदर शामिल है, सो मैं कम अज कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मेरे लिए ये इल्जाम बड़ा मजे का खेज होगा। मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे, जो पहले मैंने बात की वो इमरान खान के तहफ्फुज के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, बतौर ना सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म बल्कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह। लेकिन अगर आप मेरी राय लेंगे तो एक ऐसी जमात की जिसने अपनी खातून वज़ीर आज़म को दहशतगर्द तंजीम के हाथों शहीद करवाया है, शहीद हुई हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उस पर यह इल्जाम लगाया जाना कि उस तंजीम ने या उस सियासी जमात ने एक दहशतगर्द तंजीम को हायर किया है, ये बड़ी मजे का खेज किस्म की बात लगती है। ये आपको अजीब लगता है? मैं जरा इस पे कमेंट लेना चाहूंगा। मैं जरा इस पे कमेंट, अतर काज़मी साहब, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है सर, और इमरान खान साहब का मानना पड़ेगा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इल्जामात लगाने के हवाले से काफी डाइसी है। बड़े ऐसे उन्होंने इल्जामात लगाए हैं जिसको वो एक्चुअली जाके प्रूफ नहीं कर सके हैं। अब क्या इसको उसी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए या इसको वाकई सीरियसली लिया जाना चाहिए? देखिए, पहली तो बात यह कि जिस तरह अभी नासिर शाह साहब ने फरमाया कि हमने आइन और कानून के मुताबिक आईनी तरीके से इमरान खान को बेइज्जत करके निकाला। देखिए, आइन किसी भी शख्स को बेइज्जत करने की इजाजत नहीं देता। हुआ यह है कि 7-8 महीनों के दौरान अगर कोई चीज बेइज्जत और बेतौकीर हुई है तो वो पाकिस्तान का आइन हुआ है, और इन लोगों ने जिस तरह किया है वो पूरी कौम ने देखा है। अब जहां तक इस इल्जाम का ताल्लुक है, देखिए इल्जाम तो माजी में भी इस तरह के लगते रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने किसको कातिल लीग कहा था? क्या मोहतरमा बीबी ने इल्जाम कुछ लोगों पे नहीं लगाए थे? इसलिए कि मोहतरमा को खदशा था अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पूरी सियासी जमात के ऊपर ये इल्जाम लगाया था और उनको कातिल लीग कहा था। अब खान साहब के अगर आप हालात देख लें तो उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और जो मौजूदा मोअज़्ज़िज़ हुक्मरान इत्तेहाद है उसके वुज़रा जिस दिन इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे थे वो अवाम को बता रहे थे कि वहां मत जाना, सिक्योरिटी थ्रेट है, वहां पे खुदकुश हमला हो सकता है, बम धमाका हो सकता है। तो ये तो हुकूमत खुद मान रही है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। लेकिन एट द सेम टाइम आज ही हमने खबर सुनी कि इमरान खान की सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस भी वापस बुला ली गई है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी वापस बुला ली गई है। ये वो ट्रिगर है जिसके बाद खान साहब वो जो बातें पहले वो प्राइवेट में कर रहे थे उन्होंने आके मंजरे आम पे अतर साहब इसमें क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का कोई नुमाइंदा है नहीं, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ जरा शेयर कर दूं। उनका ये कहना है कि जनाब ये सिक्योरिटी जो जिसके वापसी की बात हुई है वो बनी गाला की सिक्योरिटी है, और चूंकि इमरान खान साहब कई महीनों से बनी गाला रिहाइशगाह पे नहीं है तो इसलिए वहां से सिक्योरिटी वापस बुलाई गई है। वैसे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जो यहाँ पे पंजाब में लोग हैं वो वैसे ही मौजूद हैं। देखिए, अब अगर पुलिस वहां पे बनी गाला में नहीं होगी, उसका सिक्योरिटी हसार वैसा नहीं होगा तो वहां पे कोई बम नस्ब कर सकता है। खान साहब हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद वहां आएंगे। अब तो ऐसी डिवाइस भी आप फिट कर सकते हैं जो 6 महीने बाद फटे। तो ये सारी चीजें हैं ना कि उसकी किस हद तक आप सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये आज या कल का मामला तो नहीं है, ये तो 2 हफ्ते के बाद जब उन्होंने कैंपेन पे निकलना है उसका मामला। तो अतर भाई एक आदमी अगर कई महीनों तक एक जगह ही ना जाए तो तब भी उसकी सिक्योरिटी वहां पे पुलिस का घेरा होना चाहिए साबिक वजीर आजम के लिए, आपके ख्याल में? अगर हुकूमत मुनासिब समझती है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर हुकूमत को जरूर देना चाहिए। अगर हुकूमत समझती है नहीं है तो फिर ये हुकूमत के ऊपर है। इसलिए कि हुकूमती वुज़रा ही हमें कुछ दिन पहले बता रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर ये थ्रेट है। वजीर दाखिला ने भी बताया था, दीगर वुज़रा भी बताया। मैं पूछता हूँ जी, मैं हुकूमत से पूछ लेता हूँ।
अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ ही मौजूद है। अज़मा साहबा, बड़ा सीरियस है जी, बहुत सीरियस एलिगेशन है ये इमरान खान साहब, और साथ ही साथ आप लोगों ने सिक्योरिटी भी वापस ले ली है और यहाँ पे इमरान खान साहब की लाइफ को थ्रेट है। वो खुद कह रहे हैं जरदारी साहब ने प्लान बनाया मेरे कत्ल का। बहुत शुक्रिया मंसूर। ये इमरान सीरीज की पता नहीं कौन सी किस्त है जो हम एक के बाद एक सुनते चले आ रहे हैं। देखिए, मैं कोई ऑफेंसिव बात नहीं करना चाहती, लेकिन हकायक ज़रूर आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब बस वजीराबाद का जो वाक़या है उसको देख लीजिए। इनकी पंजाब हुकूमत इनके पास थी, GIT ने अपनी मर्जी की बनाई और कहा क्या कि तीनों तरफ से फायरिंग हुई, 3 तरफ से उनके ऊपर 4 तरफ से फायरिंग हुई और वो जो है वो गोलियां लोगों के कपड़ों में से निकली या जो है वो पैरों में से निकली। और इमरान खान साहब जो है उनकी फोरेंसिक बता चुकी है कि उनको गोली नहीं लगी, लेकिन आज तक वो बज़िद हैं कि उनको गोली लगी है। और फिर डॉक्टर्स जो है वो हैरान है, वो कहते हैं कि जिस तरह के उनके वुंड्स हैं उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ ही नहीं सकता, वो फिर भी प्लास्टर चढ़ा के बैठे। कभी प्लास्टर वैसे किसी दिन उतर जाता है, किसी दिन वो चढ़ा लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी को कोई कार्ड ढूंढना है, किसी को किसी वहम की बीमारी है, तो उसका तो कोई इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब दूसरी, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, आपको याद है, जरा इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स याद कीजिए कि जब उनको सिक्योरिटी देने के लिए जो है वो एक DSP और बाकी लोग भेजे गए थे, उन्होंने उनको भगा दिया था और इनके वर्कर्स ने भी मार मार के उनको भगाया था बनी गाला से। और उन्होंने कहा हमें इन पे एतबार ही नहीं है, हमें सिक्योरिटी इनकी चाहिए नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। और फिर भी उसके बावजूद भी वो बेचारे तीसरे की चौथी लेयर में वो बाहर कहीं जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो है वो खड़े थे। लेकिन इमरान खान साहब, अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब जो है वो अगर 10 जगह मुमकिना तौर पर जा सकते हैं तो 10 जगह मुमकिना तौर के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी महीनों के लिए जो है वो वहां पे कर दी जाए। यहाँ पे जो है पंजाब के अंदर उनके पास KPK की भी वो थी, GB की भी उनके पास जो है वो सिक्योरिटी मौजूद है। असद उमर साहब जो है मैं अज़मा साहबा, लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक सवाल मैं सिर्फ यहाँ पे करना चाहूंगा। देखिए, मैं इस टॉपिक पे एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों को कत्ल भी किया गया है, इक़दाम कत्ल भी हुए हैं, उन पे हमले भी हुए हैं, आपकी अपनी जमात के लोगों के ऊपर हुए हैं, आपके अपनी जमात के लोग दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। जब वो शख्स दुनिया से चला जाता है ना, तो फिर बाद में हम बैठ के सवाल करते हैं कि ओहो, वाकई इसको सिक्योरिटी थ्रेट था और वाकई इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम अगर ठीक तरह किया होता तो आज ये शख्स हमारे दरमियान ही मौजूद होता। कहीं ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता कल को कुछ हो जाए तो फिर आपको गिला हो कि मैंने शायद ज्यादा कह दिया। नहीं, कोई ऐसी, मतलब देखिए, एक तो अगर तो आपने सनसनी अफरा तफरी पैदा करनी है, और किसको खतरा नहीं है जी? चले आज फिर बताइए, इमरान खान साहब की जान को खतरा, बाकी और इस मुल्क में किसी को खतरा नहीं है। और जो है वो जो KP के अंदर जहां इनकी हुकूमत थी वहां पर रोज बम धमाके हो रहे थे, पुलिस वाले उड़ रहे थे, वो इंसान नहीं है। जो है उनकी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि जो सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए उससे ज्यादा मिली हुई है। जो बात मैं पूरी करना चाह रही थी, इस वक्त तो GB की गाड़ियां जो है असद उमर साहब लिए फिर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के लिए जब वो हाईकोर्ट में जिस दिन आए, उस दिन वो GB स्पीकर जो GB के हैं उनकी गाड़ी के अंदर वो जो है वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे इनके पास। और फिर ये है, इनको यकीन भी नहीं है, आपको पता ना, इनकी साजिश में सारा जहान शामिल होता है इनको जो है वो करने के लिए। इमरान खान साहब जो है वो पहले भी कई इल्जाम लगा चुके हैं। वो पहले इल्जाम जो है उन्होंने सरकारी अफसर पे भी लगाया था, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे भी लगाया, उन्होंने राना सनाउल्लाह पे भी लगाया। और आपको याद है कि उनको जब वाकई उनको जर्नलिस्ट मिले, जब उनको एक किसी जो है वो बाहर के किसी मुल्क की एक खातून, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त वो किस जो है न्यूज एजेंसी से थी, उन्होंने जब इंटरव्यू किया उन्होंने कहा कि आपके पास सबूत तो होंगे ना इतना बड़ा इल्जाम लगाने के। तो इमरान खान के पास आज तक कोई सबूत नहीं है। उनका काम है सिर्फ इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाकर हमदर्दी क्रिएट करना, एक मुल्क के अंदर सनसनी फैलाना, वो कर रहे हैं। देखिए, जिंदगी की हिफाजत जो है ना वो मौत करती है, ये हजरत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है। और यही जो है कितने भी आपके पास, आपका क्या ख्याल है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह ताला से जिंदगी की जो है वो भीख मांगनी चाहिए। परवरदिगार जो है उसने जिंदगी की हिफाजत करनी है। ये गार्ड शार्ड जो है ये किसी जिंदगी की जमानत कभी नहीं होते। और लेकिन ये है कि इमरान खान साहब मेहरबानी कर दें इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क पे एहसान कर दें। ये हर वक्त मैं मुझे ये मुझे वो, उससे बाहर निकल आए। हर एक की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब की जिंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब भी अब मेहरबानी फरमा दें, हर वक्त जो है वो एक इमरान सीरीज की एक नई किस्त ले आते हैं, वो एक सनसनी फैलाते हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं मुल्क के अंदर। ये ना करें, ये पिट गया है, मुझे इजाजत दीजिएगा, पिट गया है। और वजीराबाद के बाद तो इजाजत दीजिएगा।
अतर काज़मी साहब, ये सर किस तरह फैसला होगा कि ये इमरान सीरीज की क्या कोई एक नई किस्त है या वाकई कोई सीरियस थ्रेट? सर कोई हल बताइए इसका ताकि कोई बीच का रास्ता निकाले। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस कंट्री और खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए, इसमें मंसूर साहब कुछ आप जमीनी वाकयात और हकायक देख रहे हैं। वजीराबाद में जो हुआ उसके ऊपर जो JIT बनाई गई, उस JIT को क्यों खत्म कर दिया जो ही खान साहब की हुकूमत पंजाब में खत्म हुई? उनके ऊपर क्या हमला नहीं हुआ वहां पे? वो एक तरह से मौजज़ा ही है कि वो वहां पे बच गए। और उससे पहले जिस तरह मजहब कार्ड हुकूमती शख्सियात की जानिब से उनके खिलाफ खेला गया, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों ने एतराज किया कि यार ये हुकूमती शख्सियात को नहीं करना चाहिए था। आप तो उसके डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रहे थे जब आप मजहब कार्ड उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। PTV से किस किस्म की वीडियोस चलवाई गई, वो सब ने कौम ने देखा ना। ये वो चीजें हैं जिनको देख के ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा। अब हो सकता है कि उनकी नहीं, लेकिन अतर भाई यहाँ पे तो ये गरीदा हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब ने तो गरीदा के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि जी इन्होंने नवीद की वीडियो क्यों शेयर की थी। सॉरी, आप मुझे मंसूर भाई आपका क्वेश्चन मुझे सही तरह समझ नहीं आया। मैं सर ये कह रहा हूं कि इल्जामात की जहां पे बात हो रही है तो गरीदा हमारे साथ हैं। खान साहब ने तो गरीदा के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने उस नवीद का वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, वो जो वीडियो पैगाम था, वो क्यों जारी किया, क्यों ट्वीट किया। उनका गिला तो गरीदा के साथ भी है। जी देखिए, वो आप गिला किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन गरीदा पे आप ये इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। असल में वो वीडियो रिकॉर्ड किसने की थी और फौरन रिकॉर्ड करके वायरल किसने करवाई थी, वो इशू है। वो लोग, वो निजाम जिसने जो ही वो कातिल पकड़ा गया उसकी फौरन वीडियो फवाद चौधरी के मुंह पे आप कपड़ा डाल के लेके आते हैं, उस नवीद की आप फौरन वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर देते हैं। तो मसला ये है ना कि फिर कहीं ना कहीं लोगों को शक तो होता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहा है। लोगों को शक होता है। ठीक है, ठीक। मंसूर मैं एक ब्रेक लेनी, अज़मा बुखारी साहब भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं एक से मैं वापस आ जाऊं गरीदा, फिर मैं आपको भी मौका देता हूं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के लाया जाता है और ऐसे मौके के ऊपर जब हुकूमत के ऊपर मईशत के हवाले से, डॉलर के बढ़ते रेट के हवाले से क्या मुस्लिम लीग नून भी वही काम कर रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती थी कि जो आपके मुखालिफ हैं उन सबको उठा के जेलों में डाल दो? क्या इसी काम के ऊपर हुकूमत लग चुकी है? इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे जो आज उन्होंने इल्जामात लगाए हैं आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, और ब्रेक से पहले अतर काज़मी साहब अपना तज़िया इसके ऊपर पेश कर रहे थे। गरीदा फारूकी साहब कुछ कमेंट करना चाह रही थी, ब्रेक हो गई। गरीदा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। जी बिल्कुल, वो हम बात कर रहे थे। आपने कहा था कि जी इस वक्त क्या हुकूमत की तरजीहात वही हो गई हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। मुझे एग्जैक्टली वही लग रहा है और ये बड़ा अफसोसनाक है। अभी देखिए, इलेक्शन कमीशन, मेरा इसके पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन इस बात का मजाज है कि वो बगावत के मुकदमात, खद्दारी के मुकदमात किसी भी पाकिस्तानी शहरी पे। एक तो सियासतदान ठीक है, वो आप अलग रख दें, फवाद चौधरी पहले एक पाकिस्तानी शहरी हैं। बावजूद इसके कि फवाद चौधरी साहब ने जब वो हुकूमत में थे, जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो कितने सहाफियों के साथ, मुझ समेत कितने सहाफियों के साथ बहुत ज्यादतियां की गई उस हुकूमत के अंदर। क्या क्या ज्यादतियां हुई वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते। हमारे चैनल मालिकान को किस किस तरह के जो है प्रेशर नहीं डाले गए हमारे खिलाफ, प्रोग्राम बंद कर देने के खिलाफ, फायरिंग कर देने के खिलाफ, हमें ट्वीट्स डिलीट करने तक के। लेकिन जब कोई बंदा मुश्किल में हो, जब कोई बंदा गिरा हुआ हो, तो फिर आप उसकी सपोर्ट करते हैं, और फिर अगर वो गलत हुआ हो, उसके साथ कोई ज्यादती हुई हो, तो वो ये आपका जर्फ होता है। तो इस वक्त फवाद चौधरी के साथ जो हो रहा है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो मजाज नहीं हो सकता या उसको नहीं करना चाहिए बगावत के, गद्दारी के। और जो ये जो सेडेशन के मुकदमात होते हैं, ये 1857 की जंग आजादी थी, उस वक्त कॉलोनियल लॉ ये बनाया गया था। ठीक है, आपने रखना है, रियासत को इख्तियार होना चाहिए कि अगर रियासत ये समझती है, मिसाल के तौर पे शहबाज गिल का जो मामला था, उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। शहबाज गिल ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और एक ऐसा इदारा जो रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जामिन है, उसको इंस्टिगेट करने, उसमें तफरीक पैदा करने की, वो एक बिल्कुल एंटायरली सेपरेट केस था। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त कहा था, बिल्कुल गलत कहा था। फवाद का जो बयान है बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके हजार ऑप्शंस और हो सकते हैं ना। फवाद चौधरी पे ऑलरेडी तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा अज़मा बुखारी साहबा से कमेंट लूं इसके ऊपर। अज़मा बुखारी साहबा, हुकूमत को इस वक्त जब और बड़े बड़े मसाइल का सामना है,
डॉलर जो है वो पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी उसने जंप लगाई है कि आज मैं खुद, बल्कि मेरी मार्केट में 2-4 लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी 350 रुपए के ऊपर भी डॉलर नहीं अवेलेबल। वैसे ऑफिशियली रेट जो कोट किया जा रहा है 265 रुपए, 267 रुपए का कोट किया जा रहा है, लेकिन 275 के ऊपर भी डॉलर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आपको इतने बड़े मसाइल का सामना है, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज जो हैं वो ये है कि जनाब फवाद चौधरी को लाया जाए, उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाए, उनको हथकड़ी पहनाई जाए। आप लोगों की प्रायोरिटीज इस तरफ लगी हुई हैं। नहीं, कमाल है मंसूर, एक तरफ तो गरीदा ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जो है वो अभी आप देखिए ना पूरा केस कि आप पीटीआई बिल्ड कर रही है, मुंशी कहा था इसलिए केस हो गया। हालांकि उससे अगला जुमला जो उन्होंने उकसाया लोगों को और कहा कि इनके घर वाले जो हैं वो भी नहीं छोड़ेंगे, और अगला जुमला इससे आगे वो बहुत कम लोग कोट करते हैं। खुद उसके अंदर फवाद चौधरी साहब बगावत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम लोगों को बगावत के पर्चे काटेंगे, तुम लोगों की जो है वो फांसियां लगाएंगे। ये उसी जो है स्टेटमेंट के अंदर वो ये सब गुफ्तगू कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने किस किस के ऊपर, हमारे ऊपर सिर्फ मॉडल टाउन में हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे तो हम सबके ऊपर बगावत के पर्चे हुए थे, 34 लोग थे, 34 जिनके ऊपर बगावत के पर्चे हो गए थे, समेत वजीर आजम आजाद कश्मीर के ऊपर। और फवाद चौधरी साहब बहुत खुश हुआ करते थे। निहाल हाशमी को जो है वो तौहीन अदालत के ऊपर जो है, हालांकि उन्होंने माफी मांगी, बार बार उन्होंने जो है वो अपने आप को सरेंडर किया, उनको माफी नहीं मिली थी, वो भी एक आईनी इदारा है ना। तो या तो इलेक्शन कमीशन जो है बार बार कह रही है, गरीदा ने भी कहा उनको पहले तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है, कौन सी कार्रवाई चल रही है, वो तो उस नोटिस को खातिर में ही नहीं लाते। उन्होंने जूते की नोक पर रखा हुआ इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन की तो वो सुबह शाम जो तौहीन करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उनके घर वालों की, उसके सिक्योरिटी के ऊपर चले जाना, ये कह देना। मैं बात पूरी कर लूं गरीदा, मैं बात पूरी कर लूं। लोगों ने खुद बगावत के मुकदमात सहे हुए हैं, इसको जस्टिफाई न करें। आप लोगों ने खुद, अभी आपने खुद बताया ये ना करें, ये तरीका गलत मुझे है, बात पूरी कर काम खत्म होना चाहिए पाक मुल्क। मैं बात पूरी कर लूं जी, मैं बात पूरी कर लूं। मेरी गुजारिश ये है कि ये मुकदमा क्या वफाकी हुकूमत ने दर्ज किया है? कमाल बात कर रही हैं आप। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आपने खुद माना हुआ है इस बात को, आपको तो पता है कि वो आईनी इदारा है, पीटीआई को नहीं पता चलता, वो एक और बात है। लेकिन उन्होंने ये बगावत का अगर मुकदमा जो है वो दर्ज किया तो उसके ऊपर हुकूमत क्या करे? मतलब वो कहे कि नहीं जी ठीक है, जैसे उन्होंने नोटिस को जो है वो जूती की नोक पे लिया हुआ है, हम भी जो है वो कहते हैं कि ठीक है। और ये क्या, आपको ये फुटेज याद है? ये 2 दफा हमला कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जब फवाद चौधरी, असद उमर, ये सारे, फिर आपको पता है पुलिस ने जो है वो इनको गेट फलांग के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन में घुसने की इजाजत दी थी, अलगार की थी, अज़मा साहबा ये तो सारा कुछ हो गया ना। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, लेकिन मैं फवाद के चेहरे पर डाल के लाया, मैं बात तो पूरी कर लूं ना जी, मुझे भी बात करनी है या नहीं करनी है? लाया जा रहा है मंसूर साहब, ये बहुत गलत तरीका है। मुंह पे कपड़ा डाल के किन को लाया जाता है? जो तरीकाकार है वो, अगर आप मेरी बात दोनों सुन लेते, लग रहा है जैसे बदला अगर आप मेरी दोनों बात सुन लेते, अगर आप मेरी दोनों बात सुन लेते, गरीदा बीच में उचक ना लेती, तो मैं यही कहने वाली थी कि लेकिन इस हैविंग सेड दैट, जो मुंह पे कपड़ा जो है वो डाल के लाना वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, और वो नामुनासिब था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये इसके ऊपर मतलब आप फिर छुट्टी दे दें, आप कह दें कि जी इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा नहीं है, और उनके घर वालों को भी आप अगवा की भी धमकियां दें, उनके ऊपर बगावत के पर्चों की भी आप धमकियां दें, उनको फांसियां लगाने की भी धमकियां दें, वो जायज है, तो ठीक है, इट्स ओके। वफाकी हुकूमत को फिर क्या एतराज होगा? ये आप कानून बनवा दें और कह दें ये सारे जो है बैठ के साइन कर दें कि ऐसे हो जाना चाहिए, तो ठीक है, कर लेते हैं। मुझे अब 1 मिनट, मुझे और बात करनी है मंसूर। अब तो मुझे अतर काज़मी साहब से 2 सवाल करने हैं। होगी ना, आप काज़मी साहब से बात कर लीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, अगर इजाजत देंगे। प्रोग्राम का एंकर तो मैं हूं ना, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि आप 1 मिनट के लिए मुआशी सूरत हाल देखिए। क्या इस वक्त आपके मौजूदा विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब को अपने इस्तीफा नहीं जमा करवा देना चाहिए, जिन्होंने दावा किया था कि जी 180 के ऊपर डॉलर को हम लेकर आएंगे, 200 से नीचे लेकर आएंगे। आज 350 के ऊपर पहुंच चुका है। मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन रिकॉर्ड आप लोगों ने कायम किया है। इसहाक डार साहब के जो दावे थे, जो आप लोगों ने कहा था मिफ्ता इस्माइल को उठाएं, इसहाक डार को लेकर आए, ही हैज फेल्ड। अच्छा, अगर मंसूर साहब इसहाक डार साहब के इस्तीफे से अगर डॉलर जो है वो 200 रुपए पे आता है तो बिल्कुल दे देना चाहिए उनको इस्तीफा, कोई शक ही नहीं है इसके अंदर। और लेकिन ये है कि अजीब बात यह है
कि आप ही सब क्रिटिसाइज करते थे, और खास तौर पर इमरान खान के वो मुआशी माहिरीन जिनको इमरान खान ने खुद निकाल के बाहर फेंका था, जो असद उमर साहब हैं, फिर उसके बाद हमाद अजहर, फिर हफीज शेख, फिर शौकत तरीन। और शौकत तरीन वो आदमी है जो खुद IMF को साइन करके आए हुए हैं, उनके साथ पेट्रोलियम लेवी जो है 50 रुपए पर लाने का साइन करके आए हैं, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए साइन। और ये वही शौकत तरीन है जिन्होंने फिर ऑडियो पे जो है वो आपने सुन ली हुई है कि IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान को निकाल दें, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या साजिशें की। ये जो है ये सब कुछ वो करके आए हैं। और आप लोगों को सबको इतराज था कि जी इसके ऊपर जो है कैप नहीं होनी चाहिए, इसको फ्री फ्लोटिंग होना चाहिए। कर दिया जी फ्री फ्लोटिंग। अब आप देख लें, अगर फ्री फ्लोटिंग से तो पहले जो है पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं तो वो भी करके देख लेते हैं। हमने तो हर एक ऑप्शन इस्तेमाल करके देखा, लेकिन IMF के जो चुंगल से निकलना नामुमकिन है। और वो जो देखिए, उन्होंने शौकत तरीन की शक्ल देख के साइन नहीं किया था, या असद उमर को देख के, इमरान खान को देख के साइन नहीं किया था, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ साइन किया था। और जो उनके साथ हुई है वो किसी बात का एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ये काम करेंगे तो हम आपसे बात करते हैं, अगर IMF बात ना करे तो बाकी कोई दोस्त मुल्क आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, इससे ये कुएं और खाई में हमारा क्या कसूर है? हमने इस कुएं और खाई में से हमने इसमें जो है पाकिस्तान को हमने गिराया, हम इसमें से निकाल के गए थे 2016 में। इसहाक डार साहब ने ही IMF का प्रोग्राम पूरा किया था। मुझे इजाजत दीजिएगा, काज़मी साहब सुन रहे हैं, और अज़मा बुखारी साहब कह रही है हमारा क्या कसूर है, पिछलों का कसूर है जी, इनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा हमारा कोई कसूर नहीं है। आप देखिए पिछलों की सारी पॉलिसीज हैं जो जिसकी वजह से भुगत रहे हैं जनाब। देखिए, छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने FIR दर्ज करवाई है और हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। जो फरक हबीब साहब के ऊपर FIR दर्ज हुई है, मुबैना डकैती हुई है जनाब काला शाह काकू इंटरचेंज पे, तो FIR थाना कोसार में हो रही है। ये कोई तुक बनती है, कोई मंतक बनती है? क्योंकि ये तासुर देना है कि पंजाब में न्यूट्रल सेटअप है और इसलिए मुकदमा जनाब इस्लामाबाद में हो रहा है। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की उसके ऊपर एतराज हो सकता है। और कल जो मैं एक TV प्रोग्राम में देख रहा था कि साबिक न्यूट्रल और गैर जानिबदार सहाफी और मौजूदा काबीना के रुकन फहद हुसैन साहब वहां पे फरमा रहे थे कि मुआशरे की रेड लाइन फवाद चौधरी ने क्रॉस कर ली है। क्या जिस रात को 25 मई को 4000 छापे मारे थे लोगों के घरों में, उस दिन मुआशरे की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी? जिस दिन मोजेस राना सनाउल्लाह साहब ने धमकियां दी थी उस दिन रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी? इलामा इकबाल की बहू का घर का गेट तोड़ के पुलिस अंदर घुसी थी, उस दिन फहद हुसैन साहब की रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी? तो आज रेड लाइन नजर आ गई है। मसला यह है कि चाहे जावेद लतीफ साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा हो, या अज़मा बुखारी साहबा के खिलाफ हो, या फिर फवाद चौधरी साहब के खिलाफ हो, ये सरासर गलत है और सरासर ज्यादती। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक डॉलर का ताल्लुक है जी, डॉलर के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने अक्टूबर में पिछले बरस ट्वीट की थी कि जो इसहाक डार साहब हैं वो डॉलर स्पेशलिस्ट हैं, ही नोज हिज बिजनेस, और उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया और वो डॉलर को 200 से नीचे लेके आएंगे। क्या वो कर सके? वो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी इससे मिलती जुलती ट्वीट की थी। पर ये दावे ये लोग करते रहे। कौम ने तो नहीं कहा था कि इसहाक डार साहब जो है डॉलर 200 से नीचे लेके आएंगे, इन्होंने कौम को बताया था। पर इशू ये है कि कल जो इनकी मीटिंग हुई ना, ये बड़ा समझना जरूरी है। PDM की क़यादत की कल मीटिंग हुई और उसमें डिस्कस क्या हुआ कि जो सूबाई बात है उनको किस तरह डिले किया जाए, और 2 दिनों में पाकिस्तान के ऊपर 4000 अरब का एक्स्ट्रा कर्जा चढ़ गया डॉलर की वजह से। तो ये वो प्रायोरिटीज हैं जिसकी वजह से आज मुल्क की मईशत की ये हालत है। इनकी गरीदा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं काज़मी साहब, गरीदा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायोरिटीज कुछ और हैं। प्रायोरिटीज ये हैं कि इलेक्शन डिले करवाने हैं, प्रायोरिटीज ये है फवाद चौधरी को अंदर करना है, और डार साहब के परफॉर्मेंस के हवाले से, और ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि ही इज रिलेटेड टू नवाज शरीफ साहब। और मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ प्रोग्राम करवाते रहे हैं। डार साहब को उसके बाद वजीर खजाना बनाया गया, बट ही हैज फेल्ड। क्या इसहाक डार साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बड़ा लोडेड क्वेश्चन है आपका मंसूर खान साहब, और मैं जो इलेक्शन का मामला है उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले डार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लूं। नहीं, मैं नहीं समझती कि इसहाक डार साहब को इस्तीफा देना चाहिए। वो बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं और वो काम कर सकते हैं। इस वक्त मामला ये है कि पिछले कम से कम 3.5 पौने 4 साल में, और इंक्लूडिंग मिफ्ता इस्माइल का जो दौर था, असल जो खराबी डॉलर की पैदा होनी शुरू हुई 3.5-4 साल में तो जो हुई सो हुई, लेकिन पिछले 8-9 महीनों में डॉलर धड़ाधड़ अफगानिस्तान से बाहर गया है। खासतौर पे अमेरिका के एग्जिट के बाद से धड़ाधड़ अफगानिस्तान से बाहर गया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए, बैंक्स में बैठे हुए, स्टेट बैंक के अंदर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से, ये हमारे जराये से बड़ी पक्की खबरें हैं। अब तो खैर बैंकों के बारे में रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन बाकी चीजें भी मैं आपको बता रही हूँ। तो वहां जो डॉलर को रेट चढ़ा के उसका मसनूई तौर पे
जिस तरह से पाकिस्तान की तबाही फैलेगी पिछले 8-9 महीनों के अंदर, ये डार साहब जब आए हैं, डार साहब हमेशा संभाल सकते हैं, तो इतनी जल्दी मेरा ख्याल है कि फिलहाल उनसे इस्तीफे का मुतालबा करना कम से कम मेरे नजदीक ये मुनासिब नहीं होगा। थोड़ा सा मजीद वक्त दें। पिछले 8-9 महीनों में मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी आंखें भी बंद रखी, अपने कान भी बंद रखे, और डॉलर को मसनूई तौर पर रेट चढ़ा के जिस तरह से अरबों खरबों रुपए कमाया गया है, और पाकिस्तान से हवाला हुंडी के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, मैं तो मुतालबा करती हूँ कि वो जो रिपोर्ट आई है जिसमें सारे मुलव्विस हैं पिछले 8-9 महीनों की, खास तौर पे 3.5-4 साल का खाता तो इस हुकूमत ये पता नहीं क्यों खोलने से घबरा रही है। इनको डर क्या है मुझे समझ नहीं आती। ये लोग इमरान खान साहब से इतने डरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम्स पड़े हुए हैं। डर के ऊपर ही मेरा अगला सवाल है गरीदा, ये डर के हवाले से मेरा अगला सवाल, अज़मा बुखारी साहब, ये बाकी पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर जरा आगे चल के बात करते हैं। जरा डार मैं एक मिनट में अज़मा साहब से जरा पूछना चाहूंगा। मैं सर डार साहब के बारे में सिर्फ कहना चाहती हूँ कि डार साहब बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं, संभाल सकते हैं मामलात को। इस वक्त जो फ्री फ्लोट हुआ है मेरे नजदीक बिल्कुल दुरुस्त है। डॉलर की जो प्राइस है, IMF की यही शर्त आपको पहले मान लेनी चाहिए थी। डार साहब ने ये जरूर किया, उन्होंने अपनी सिंसियरिटी में या अपने मुल्क से मोहब्बत में उन्होंने ये किया कि उन्होंने आते ही बयानात देने शुरू कर दिए कि जी मैं 200 से कंट्रोल कर लूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। ये बयानात नहीं देने चाहिए थे। फिर IMF के बारे में डार साहब के 1-2 बयानात है जो कि मुनासिब थे, लेकिन डार साहब की उसको झूठे वादे कहते हैं गरीदा, उसको झूठे वादे और दावे कहते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब किया करते थे। प्रॉब्लम यह है कि हम मईशत की ओवर सिंपलिस्टिक पिक्चर जो है वो पेंट करते हैं। हम मीडिया के लोग भी अवाम के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अज़मा साहिबा, ये पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर ये बात वाकई बहुत चल रही है, और मैं गरीदा फारूकी साहिबा कल एक प्रोग्राम में आई हुई थी, इन्होंने भी ये कहा है कि इनको नहीं लगता कि पंजाब और KP के इलेक्शंस जो हैं वो टाइम के ऊपर होंगे। अतर काज़मी साहब भी ये कह रहे हैं कि PDM ये प्लान बना के बैठी हुई है कि इलेक्शंस को डिले करना है। क्या ये प्रायोरिटीज हैं इस वक्त PDM की? देखिए, पहले तो अतर काज़मी साहब की इतला के लिए अर्ज है, हर इतला अतर काज़मी साहब की दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है ये इंसान है, जिन तो है नहीं ना कि हर जगह मौजूद भी होंगे, इनके पास जो है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी होगी। अब थाना कोसार की पुलिस को रोका जाएगा तो फिर पर्चा जो है वो थाना कोसार में होता है कानून के मुताबिक, अतर काज़मी साहब। और दूसरी बात यह कि डॉलर की कीमत चले, इमरान खान साहब को जो है पहले बेगम साहबा बताया करती थी, हो सकता है उनको अब शायद खुद पता चल जाता हो, अपने दौरे हुकूमत में वो तो बताते थे ना, उनको बेगम साहबा बताती थी कि डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ गई है। उस वक्त तो उनको पता ही नहीं चलता था, अब उनको पता चलना शुरू हो गया, चले बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये वही डॉलर नहीं है जो आपने रोकने की कोशिश की। इमरान खान जो है वो रेमिटेंसेस जो है उन्होंने इवन जलजला जदगान को जो पैसे मिलने थे उसको भी रोकने के लिए अपील की इनके लोगों ने भी, और रेमिटेंसेस जो है वो रुकवा कर वो बहुत खुश हैं, पाकिस्तान का बड़ा भला कर रहे हैं। और ये भले पे पहले भी करते रहे, वो सिविल नाफरमानी हो, वो हुंडी हवाला से पैसे भेजो, ये पुराना करते रहे। वो अपने हर एक जो मकसद है उसका वो जो है नुकसान वो पाकिस्तान उसको उठाना पड़ता है। जहां तक इस इलेक्शंस की बात है तो PDM की जो है वो खबर अतर काज़मी साहब के पास जाएगी, ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है। सो ये अतर काज़मी साहब को जिसने भी बताया बहुत गलत बताया। ये जो है ये कतई तौर पर इनकी बात दुरुस्त नहीं है, और हमने क्या बात करनी है, हमने कैसे बात करनी है, इसकी इजाज़त ना हम अतर काज़मी साहब से लेंगे ना हम इमरान खान साहब से लेंगे। और अभी तक इलेक्शंस के हवाले से मेरी कम अज़ कम इत्तला में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको डिले किया जा रहा है या किया जाएगा या कुछ होगा, लेकिन कुछ कानूनी मसाइल मौजूद हैं। अब इमरान खान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, खुद CCI जो है जिसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है, उसमें वज़ीर आज़म होते हुए खुद सिग्नेचर करके नोटिफाई करवा के गए हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पे होगा। अब मुझे बता दीजिए, एक सूबे के अंदर लोकल बॉडीज नहीं लड़ा, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां की कि जी हम नई जो है मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो पंजाब जो है वो KP सूबा है, सिंध और बलोचिस्तान सूबा नहीं है, हम एक फेडरेशन है ना, और हमें सब सूबों को साथ लेके चलना है। अब इमरान खान साहब जो खुद फैसला करके गए हुए हैं, उससे कैसे मुकरना है, उससे कैसे जान छुड़ानी है, इसका इलाज भी वही बता दें। लेकिन अभी तक डिले करने के हवाले से मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। आपके गवर्नर ने आज इंटरव्यू में भी इस चीज का जिक्र किया जी, उधर खैबर पख्तूनख्वा के। मैं आप क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा है कि PDM की मीटिंग में फैसला हो गया है। उन्होंने ये कहा है कि PDM की मीटिंग में फैसला हो गया है। काज़मी साहब ना करें। मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो मुझे नहीं लगता, मैंने देखा है, मैंने भी वो बयान देखा है, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता। मैं आपको बता देता हूँ ना, आपके जो वजीर है ना फहद हुसैन साहब, वो जिस इदारे से आए थे ना गैर जानिबदारी करते हुए, उस इदारे में ये खबर छपी हुई है, उसके अखबार में, वो पढ़ लें जरा।
मैं मंसूर खान साहब, मैं इस पे गुजारिश कर मैं पढ़ लेती हूँ जी, आप भी पूरी खबर पढ़ा करें। आप एक जुमला लेके ना चल पढ़ा करें, पूरी खबर पढ़ा करें आप भी। अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, रेड लाइन की बहुत सही, जो हमारे दौर में रेड लाइन जहां जहां क्रॉस हुई थी मैंने वो भी बताई नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। हमारी दफा जो आपने रेड लाइनें जहां जहां क्रॉस की है ना, रेड लाइन अगर क्रॉस हुई थी तो हमारे खिलाफ हुई थी, इनके खिलाफ तो हुआ ही कुछ नहीं। इनमें से किसी की जेल उतरी है अभी तक बालों में, इनमें से किसी को पता चला कि 24 घंटे हवालात में गुजारते कैसे हैं? आपको पता है मौत की चक्की में कैसे रहते हैं अतर काज़मी साहब? किसी को पता है? पीटीआई के बंदे को शाहिद खकान अब्बासी से पूछे, ये आप राना सनाउल्लाह से पूछे, जो जून जुलाई की गर्मी में जिसको चूतियां जो है जिसकी चीनी फेंकी जाती थी जिसकी हवालात के अंदर, उनसे पूछे रेड लाइन क्रॉस करना किसे कहते हैं? आपको पता ही नहीं है रेड लाइन क्या होती है। उस अज़मा साहिबा, मुझे अपने भाई अरशद शरीफ का बड़ी अच्छी तरह याद है जो इस दौर में हुआ, जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ। किसने भेजा उसको बाहर? बिल्कुल, किसने भेजा उसको बाहर? क्यों भेजा उसको बाहर? और जो उसके परिंदे हैं जो उसके साथ थे वो क्यों शामिल नहीं होते? उनको कौन छुपा रहा है? अपने भाई के साथ दयानतदारी करें काज़मी साहब, अपने भाई के साथ दयानतदारी करें, उसके मुल्जिमों को पकड़वाएं, वो खुरम और वकार को पकड़वाएं, वो उसका कहां से वो कौन से वसी के साथ उसका ताल्लुक बनता है उसको निकलवा के लाएं, उनसे पता कराएं कैसे या करीब से गोली लगी है उसको। अच्छा, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूं ना, फारूकी साहब कुछ कमेंट करना चाह रही हैं, जरा सुन ले। गरीदा फारूकी साहब की सुन ले। लोग थे जिन्होंने यहाँ पे उन पे मुकदमे दर्ज करवाए, आपकी बातें ना करें। अरशद शरीफ का कत्ल बेचे मत, अतर काज़मी साहब, अरशद शरीफ का कत्ल मत बेचें, उसको इंसाफ दिलवाएं अगर आप वाकई उसके साथ सिंसियर हैं। आप ये बताएं ना हमें कि उनपे किसने मुकदमे दर्ज करवाए, क्यों आप लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए? कत्ल क्या बेचने की इसमें बात है? थोड़ा सा तो कम से कम अरशद शरीफ की जो मां है, दर्ज नहीं है मुकदमे, किसमें दर्ज नहीं है? वो इमरान रियासा फिर रहे हैं ना, उन पे भी मुकदमे थे, वो है ना मुल्क के अंदर भागने की कोशिश उन्होंने भी की थी। देखिए मेरे ऊपर तो आपने ये मुकदमे किसमें दर्ज नहीं होते? किसने कराया? इमरान रियाज खान भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे के अरशद शरीफ को किसने मुल्क से भगाया? सुनिए अज़मा साहिबा, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, वो शहीद हो गया, अभी तक उनका नाम आप लोगों ने नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ है, वो नहीं जा सकते। अरशद शरीफ की वालिदा से ही पूछ लें, आप लोगों ने तो पोस्टमार्टम मौजूद है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। ये केस का बहाना बनाकर उनको दुबई से फिर उनको भगा देना कनाडा, वो कीनिया में खुरम और वकार के पास उनका होना, नजदीक से गोली लगना मजाक है, और फिर वो खुरम और वकार जो है वो कहीं पेश ना होंगे। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। उनको भिजवा दे, मंगा ले। आप खुरम और वकार को पाकिस्तान बुलवाएं, अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। हुकूमत आपकी है, बुलवाएं, आप कौमी मुत्तहिदा में लिखें, आप बुलवाएं, आपकी मेरी है, करिंदे आपके हैं, करिंदे वो इमरान खान के हैं, वो सलमान इकबाल के करिंदे हैं, उनको बुलवाएं वापस। मैं दिलवाती हूं इंसाफ अरशद शरीफ को। कमाल है, आप टीवी प्रोग्राम में बैठ के सिर्फ उनका खून बेचेंगे। छोटा सा जुमला कर दूं कि जो पिम्स अस्पताल अरशद शरीफ की वालदा को रिपोर्ट नहीं दे रहा था पोस्टमार्टम की, वो भी खुरम और शहजाद ने रुकवाई हुई थी, वो आप लोगों ने जो हल किया यहाँ गई थी उनको रिपोर्ट ना करें। अतर काज़मी साहब, यही तो प्रॉब्लम है, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत डिसइंफॉर्मेशन होती है। उनकी वालदा ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, उनके घर वालों को रिपोर्ट मिल गई थी, उनके घर वालों को रिपोर्ट मिल गई थी। आप कमाल करी जा रहे हैं, आप वापस में आगे रिपोर्ट पे, पहले अरशद शरीफ के कत्ल पे तो बात कर लें। आए, लेट्स डू इट। अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाएं, खुरम और वकार को वापस बुलवाएं, इमरान खान से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अज़मा बुखारी साहब आपका, गरीदा फारूकी साहब आपका, अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई विश टाइम और होता प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।